हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार पुनः इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की क्लास में लोकेशन थ्योरी की बात करेंगे। अब तक हमने कई सिद्धांत और विचारधाराएं पढ़ी हैं। उनमें से ही एक विचारधारा जॉर्ज टी रेनर द्वारा दी गई विचारधारा है और इस विचारधारा का जो नाम है वो औद्योगिक स्थिति का सामान्य सिद्धांत अर्थात जनरल प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। ये एक सामान्य सिद्धांत है और कई विद्वान इस सिद्धांत को काफ़ी महत्व देते हैं और महत्व देने का भी कारण इन्होंने बताया है कि वास्तव में ये एक भौगोलिक सिद्धांत है और व्यावहारिक सिद्धांत है। इस भौगोलिकता और व्यावहारिकता के कारण इस सिद्धांत को जनरल प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन अर्थात औद्योगिक स्थिति का सामान्य सिद्धांत कहा गया है। अब हम इस सिद्धांत की बात करते हैं जिसमें रेनर महोदय क्या कहना चाहते हैं। उसके अनुसार धरातल पर उद्योग असमान रूप से वितरित हैं। हर जगह उद्योग बहुत अधिक हों या कहीं बिल्कुल नहीं हो, इस तरह की स्थितियां अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। भूगोलवेत्ता का उद्देश्य होता है कि धरातल पर कहाँ किस प्रकार के उद्योगों का वितरण है, उनकी पहचान करना, उनके बारे में जानना। रेनर जो विचारधारा दे रहे हैं वो कारकों पर आधारित हैं और ये कारक हैं पूंजी, यातायात, कच्चा माल, बाजार, ऊर्जा और श्रम। तो ये 6 मुख्य कारक हैं जिसके आधार पर उद्योग अवस्थिति निर्भर करती है। अब ये सभी कारक अलग अलग उद्योगों में अपना प्रभाव अलग अलग रूप में दिखाते हैं। स्मिथ एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने रेनर को औद्योगिक सिद्धांत बनाने वालों में पहला विशेषज्ञ माना। इन्होंने सहज प्रवृत्ति वाले इस सिद्धांत को औद्योगिक अवस्थिति का एक उपयुक्त सिद्धांत बताते हुए इसे सामान्य सिद्धांत का नाम दिया, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अलग अलग उद्योग में किसी न किसी एक कारक का विशेष महत्व होता है। किसी में कच्चा माल तो किसी में श्रम, तो कहीं शक्ति तो कहीं बाजार अपना महत्व दिखाता है। कुछ उद्योगों में एक या उससे अधिक कारक भी प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन सभी 6 के 6 कारक एक साथ किसी क्षेत्र में उपस्थित हों ऐसा असंभव होता है। अतः उद्योग स्थापना वहाँ की जाती है जहाँ एक या एक से अधिक कारकों की सुविधाएं उपलब्ध हों। उद्योग स्थापना हेतु 1 या 2 स्थान चुने जाते हैं और इनका चयन किस आधार पर होता है? कच्चे माल के गुण, बाजार की स्थिति, औद्योगिक प्रवृत्ति और उत्पादन वस्तु के गुण स्तर पर निर्भर करता है। उद्योग स्थापना के आदर्श नियम के अनुसार उद्योग स्थिति यातायात की दृष्टि से अधिक खर्चीले कारक वाले स्थान पर की जाती है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है कि वो कारक स्थिति के लिए अधिक उपयुक्त होगा जो परिवहन की दृष्टि से अधिक खर्चीला है। तो उस यातायात लागत को बचाने के उद्देश्य से उसी स्रोत पर कारखाने की स्थापना लाभदायक मानी जाती है। उद्योग स्थापना के संबंध में आदर्श स्थिति का जो नियम है वो ये बताता है कि ऐसा स्थान जहां न्यूनतम खर्च में कारकों को एकत्रित किया जा सके वह उद्योग का आदर्श स्थल माना जाता है। जब कारक दूर दूर स्थित होते हैं तो उस कारक के निकट उद्योग स्थापित होगा जो पहुंच की दृष्टि से अधिक खर्चीला हो। यही उद्योग की स्थिति निर्धारक कारक बन जाता है। रेनर महोदय उद्योग स्थापना का आदर्श नियम बताते हैं कि उद्योग स्थापना की समस्या भिन्न भिन्न कारकों को एक चयनित स्थान पर एकत्रित करके सुलझा ली जाती है और इस चयनित स्थान पर उनमें से एक या अधिक कारक पहले से ही उपस्थित होते हैं। जहां आसानी से कारकों को लाया जा सके वही स्थान उद्योग हेतु उपयुक्त होता है। तो ये उन्होंने किस तरह से उद्योग की स्थिति का निर्धारण किया जाए और कौन सा स्थान उपयुक्त हो सकता है
उसके बारे में बताया। विनिर्माण उद्योग के बारे में इन्होंने परिभाषा देते हुए ये कहा है कि जहाँ किसी उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया में व्यापारिक कच्चे माल की खपत होती है और जिससे निरंतर रूप से उत्पादित वस्तु तैयार माल अर्थात पूर्ण निर्मित रूप से प्राप्त होता है तो उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। अर्थात सिंपल शब्द में बता दें कि उस कारखाने में कच्चे माल को ला करके तैयार माल बनाया जाता है और बाज़ार में भेजा जाता है, तो ये विनिर्माण कहलाता है। खनन, कृषि, चारागाह ये भी व्यवसाय है लेकिन उद्योग से भिन्न है। उद्योग एक चंचल व्यवसाय माना जाता है। कृषि, खनन आदि पर प्राकृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है लेकिन उद्योग पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव अधिक पड़ता है। इस आधार पर उद्योग कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि खनन किसी विशेष प्राप्ति स्थान पर होगा। कृषि और चारागाह विस्तृत मैदानी क्षेत्र या निश्चित जलवायु में ही विकसित हो पाएंगे। प्रकृति इनको निश्चित रूप से प्रभावित करती है, लेकिन उद्योग या तो नगरों के आसपास स्थापित होंगे अथवा जहां उद्योग लगेंगे वहां अपने आप नगरों का बसाव शुरू हो जाएगा। अब सिद्धांत के विश्लेषण के रूप में हम ये कह सकते हैं कि उद्योग हेतु कच्चे माल को परिवहन मार्गों द्वारा कारखानों तक और तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाया जाता है। रेनर ये बताते हैं कि प्रत्येक कच्चे माल अपने मूल स्रोत से बाजार की ओर प्रस्थान करता है और निर्माण प्रक्रिया से होकर गुजरता है। कच्चा माल और बाजार स्थिति ज्ञात होने पर अधिकतम लाभ वाले स्थान पर उद्योग स्थापित होता है। सामान्य रूप में कच्चे माल से बाजार का मार्ग सीधा होता है, अर्थात दोनों एक सीधे मार्ग पर स्थित होते हैं। इसका डायग्राम भी अभी मैं बताऊंगा आपको। और इसी स्थिति पर परिवहन खर्च का प्रभाव महत्व रखता है। सीधे मार्ग पर इतना खर्च नहीं आता है जितना टेढ़े मेढ़े मार्ग पर आ सकता है। दूर स्थित इन्होंने ये बताया कि कारखाना कच्चे माल स्रोत के निकट स्थापित करने पर परिवहन का खर्च कम आता है, लेकिन जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिवहन खर्च भी बढ़ेगा। परिवहन स्वयं कई कारकों से प्रभावित भी होता है और इन्हीं कारकों पर परिवहन खर्च भी निर्भर करता है। तो ये कौन से कारक हैं? रेनर ने परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन निम्नानुसार किया। अब हम उन 6 मुख्य कारकों की बात करेंगे जो शुरुआत में हमने बात की थी, जो प्रभावी कारक हैं, जो 6 कारक की हमने बात की थी। पहले एक डायग्राम हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये सीधा मार्ग है, एक तरफ कच्चा माल और ये बाजार, और एक आप देखिए कच्चा माल प्रभावित उद्योग, अर्थात जहाँ पर कच्चे माल में अधिक अशुद्धियाँ हों तो ऐसी स्थिति में कारखाना उसके निकट स्थापित किया जाता है और यहाँ से तैयार माल को बाजार तक पहुँचाया जाता है। अब हम उन कारकों की बात कर रहे हैं जो उद्योग को प्रभावित करते हैं। ये कारक हम वैसे सामान्य सिद्धांत के रूप में पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें मैं आपको सामान्य जानकारी बता देता हूँ पुनः एक बार। जैसे पूंजी है, तो पूंजी धन से संबंधित है। किसी भी उद्योग में कई तरह की मशीनें होती हैं, एक्सपर्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं। उत्पादन के लिए, कच्चे माल के लिए लाना ले जाना, कई तरह के खर्चों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, ज़मीनों की आवश्यकता होती है। तो जो पिछड़े क्षेत्र हैं उन्हें थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे उद्योग विकसित होने लगता है वैसे वैसे पूंजी उपलब्ध की जाती है या होने लग जाती है। औद्योगिक युग है आज का वर्तमान युग, और यहाँ पर विकसित देश विकासशील देशों में पूंजी का निवेश करते हैं ताकि वे अपना उद्योग का वहाँ पर स्थापना कर सकें। तो किसी भी उद्योग में पूंजी एक आवश्यक कारक माना जाता है। नंबर 2, यातायात। यातायात एक ऐसा कारक है जिसकी वजह से किसी क्षेत्र में उद्योग पनप सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ उद्योग विकसित होता है या औद्योगिक क्षेत्र होता है वहाँ भी यातायात का विकास होने लग जाता है।
इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है यातायात वाले पॉइंट में। एक तो हमें एकत्रीकरण करना होता है, अर्थात भिन्न भिन्न क्षेत्रों से कच्चे माल को उद्योग तक लाना होता है और फिर उद्योग से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाया जाता है। तो इन दोनों ही स्थितियों में विकसित परिवहन और सस्ते परिवहन का महत्व होता है, क्योंकि उद्योगपति का उद्देश्य परिवहन लागत को न्यूनतम करके अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। कच्चे माल एक उद्योग का आधार होता है। ऐसे कच्चे माल जो शीघ्र नष्ट होने वाले हैं, भारी पदार्थ हैं, तो उनका परिवहन खर्च बचाने हेतु उन्हें कच्चे माल स्रोत के निकट स्थापित किया जाता है, क्योंकि व्यर्थ पदार्थ पर होने वाला परिवहन खर्च बचाकर हम उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं। गन्ना, फल, सब्जियां, लकड़ी उद्योग, लोह परिष्करण, ये ऐसे ही उद्योग हैं जिनमें कच्चे माल स्रोत पर ही उद्योग की स्थापना लाभदायक होती है। अगले पॉइंट के रूप में बाजार का वर्णन किया उन्होंने और बाजार की अलग अलग स्थितियां उन्होंने बताई है। उन्होंने ये कहा है कि वस्तु का आकार कच्चे माल की तुलना में अगर बढ़ जाता है तो उस वस्तु के निर्माण का कारखाना बाजार के निकट लगेगा। कुछ उदाहरण बताए हैं, पेटियां, टोकरी, सिलेंडर, फर्नीचर, वाहन, मशीनें, ये क्या होते हैं, निर्माण के बाद इनका आकार बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन वस्तुओं के कारखाने बाजार के निकट लगाए जाते हैं। कुछ उद्योग जैसे टाइल, सीमेंट, शराब निर्माण, ईंटें, ये इस तरह के हैं जो बाजार के निकट अधिक लाभ पहुंचाते हैं। जो चीज़ें शीघ्र टूटने, नष्ट होने वाली हैं, फैशन से संबंधित हैं, समाचार पत्र हैं, पोशाकें हैं, है ना, तो इस तरह की चीज़ें भी बाजार के निकट लगाई जाती हैं। ये आप उदाहरण देख सकते हैं, डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। सारांश के रूप में हम ये बता सकते हैं कि यदि मूल पदार्थ निर्माण के समय आकार और वजन में बढ़ जाता है तो पदार्थ के टूटने या नष्ट ना हो और बड़े वस्तु का शीघ्र परिवर्तन की संभावना हो, तो इन परिस्थितियों में बाजार के निकट कारखाने की स्थापना लाभदायक होती है। मतलब इन तीन चीज़ों को उन्होंने बताया है कि यदि उसके टूटने फूटने का डर हो, यदि उसकी दर बढ़ने मतलब कीमत बढ़ने का उसमें हो और शीघ्र परिवर्तन की संभावना हो, तो बाजार इनके लिए उपयुक्त स्थिति मानी जाती है। ऊर्जा, किसी भी उद्योग में शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ उद्योग बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वाले होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा पर होने वाले परिवहन खर्च को बचाने हेतु ऊर्जा स्रोत पर इन्हें स्थापित किया जाता है। शुरुआत में जलीय क्षेत्रों पर जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उद्योग लगाए जाते थे, लेकिन फिर कोयले की उपलब्धता से कोयला क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना की जाने लगी। धीरे धीरे परिवर्तन आया और विद्युत तारों की सहायता से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली या ऊर्जा की खपत होने लगी। संभावनाएं बढ़ने से ऊर्जा का स्रोत इतना अधिक स्थिति निर्धारक कारक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ उद्योगों में इसका आज भी महत्व है। श्रम कुशल, अकुशल और अर्धकुशल, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ उद्योगों में कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ उद्योगों में हर तरह के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो श्रम भी एक बहुत निर्धारक कारक माना जाता है। जैसे जैसे मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती गई, तकनीकी विकास होता गया, वैसे वैसे मानव द्वारा कई तरह की नवीन चीज़ों का उत्पादन किया जाने लगा। पहले सामान्य श्रम से काम चल जाता था, लेकिन फिर विशेषज्ञों की आवश्यकता होने लगी, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होने लगी। तो जहाँ ये श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है या इनकी अधिकता होती है, तो वहाँ श्रम पर होने वाला खर्च कम होने से उद्योगपति उस स्थान पर अन्य कारकों की सुविधा होने पर उद्योग स्थापित करता है। ये मैटर आप पढ़ सकते हैं। एक चीज़ इसमें श्रम में आपको ध्यान रखनी है कि कुशल श्रमिकों में गतिशीलता अधिक होती है। श्रमिकों के विशेष क्षेत्र उद्योग विशेष को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। श्रम उद्योग की स्थिति को वहाँ अधिक प्रभावित करता है जहाँ
कुल खर्च में श्रम के खर्च का भाग अधिक हो। कुशल श्रमिक गतिशील रहता है और यह प्रारंभिक औद्योगिक विकास वाले देशों में स्थिति निर्धारक होता है, जिन्हें अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और जहाँ श्रमिक मजदूरी का कुल खर्च में महत्व अधिक होता है, वहाँ इनकी स्थिति निर्धारण में अधिक महत्व भी होता है। अब लास्ट में हम सिद्धांत की विशेषताएं बताते हैं। और रेनर महोदय ने जो उद्योग की स्थिति के निर्धारण में 3 मुख्य आधार बताए हैं, वो हैं जो 6 कारक अभी हमने देखे हैं। उन 6 कारकों का स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 2, उद्योग अधिक खर्चीले कारक के निकट स्थापित होगा। और नंबर 3, उद्योग यातायात मार्गों को भी प्रभावित करता है। यातायात का विस्तार उद्योगों से संबंधित है। ये 3 मुख्य निर्धारण संबंधी आधार बताए हैं, जिसकी वजह से उद्योग स्थापित हो सकता है। सिद्धांत की विशेषताएं बताते हुए इन्होंने ये कहा है कि क्षेत्र में एक प्रकार के उद्योग के कई कारखाने स्थापित हो सकते हैं और कहीं कहीं अन्य प्रकार के उद्योग भी स्थापित होते हैं। और इस प्रवृत्ति के कारण औद्योगिक भू स्वरूप का निर्माण होता है, औद्योगिक भू दृश्य बन जाता है। और यह प्रवृत्ति औद्योगिक सहवास कहलाती है। ये सहवास 2 तरह का होता है। भिन्न सहवास, जब किसी क्षेत्र में 2 या अधिक प्रकार के अलग अलग उद्योग स्थापित होते हैं तो वो भिन्न स्वरूप कहलाता है, अर्थात इसमें 2 उद्योगों में कोई आपसी जैविक संबंध नहीं होता है। और अभिन्न सहवास वो होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के उद्योग एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं और ऐसे उद्योगों में आपसी जैविक संबंध हो जाता है। एक का माल दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यदि एक उद्योग ठप हो गया तो बाकी सारे उससे जुड़े हुए उद्योग भी ठप हो जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति को अभिन्न सहवास का नाम दिया गया। अंत में हम ये बताएंगे कि यह सिद्धांत एक भौगोलिक सिद्धांत है जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह एक व्यावहारिक सिद्धांत है। इसकी आलोचना करते हुए कुछ विद्वानों ने यह कहा है कि इनके द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक समागम मात्र एक होवा है, हकीकत नहीं है। और रेनर महोदय इस बात का भी ध्यान नहीं रख पाए कि क्षेत्रीय संदर्भ में मूल्य और खर्च में अंतर आता है। तो छात्रों, आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।